बात चालू होती है कि आरसीएम 24 साल का है, मैं 25 साल की हूँ। आरसीएम 24 ईयर्स का है, मैं 25 ईयर्स की हूँ। मैंने मेरे पापा को सिवाय आरसीएम के और कुछ करते हुए नहीं देखा। जब मैंने होश संभाला ना, जब मैं समझने लगी थी थोड़ी चीजों को, तब से मैंने मेरे पापा को सिर्फ और सिर्फ आरसीएम करते हुए देखा है। इतना कि अभी जैसे मैं जब छोटी बच्ची हुआ करती है ना, तो इतना आरसीएम का क्रेज हुआ करता था। मैंने आरसीएम को इस स्टेज पे देखा हुआ है जहाँ पे सारे लीडर्स बहुत यंग लीडर्स हुआ करते थे, सब लोग अपने यूथ के पीक पे हुआ करते थे, तो उस समय वो लोग भी यूथ थे। जब सारे कोर लीडर्स ने अपना बिजनेस चालू किया था आरसीएम में, तब वो यूथ थे। आज हम लोग एक इनिशिएटिव ले रहे हैं उस पाथ का पार्ट बनने के लिए। एनीवेज, तो मैंने हमेशा से आरसीएम को उस जमाने से देखा है, उस 20, मतलब आजकल क्या होता है ना, आप सब लोग सर मैम करके बात करते हैं, पर मेरे लिए सारे अंकल्स एंड आंटीज हैं, क्योंकि मैंने इनको शुरुआत से छोटे से बड़ा, मैं जब से छोटी सी बड़ी हुई हूँ तब से देखा है इन अंकल्स को, इन आंटीज को। तो ये ऐसा नहीं कि मैं आपको डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ और फिर मैं आपको आंटी बोल रही हूँ, ये तो मेरे सबनिमिनल फिक्स्ड है। ये फिक्सिंग हो रही है, सेटिंग हो रही है मेरे दिमाग में कि ये तो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं। और एक्चुअली क्वाइट लिटरली आरसीएम वही तो है ना, आरसीएम फैमिली मेंबर्स का ही तो बिजनेस है। हम लोग एक फैमिली बना रहे हैं, हम लोग फ्रेंड्स एंड फैमिली का बिजनेस है ये। एनीवेज, तो शुरुआत से मैंने मेरे पापा को आरसीएम ही करते हुए देखा। और क्योंकि हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ आरसीएम की बातें होती थी, मैं हमेशा उस आरसीएम के एनवायरनमेंट में रही थी। जैसे मैं आज आज ही किसी से बात कर रही थी और मुझे कोई बोल रहे थे कि मैडम आपको है ना बताना चाहिए लोगों को कि सर के क्या स्ट्रगल्स थे, क्या सर ने क्या किया, सर ने कैसे बिजनेस आगे बढ़ाया। और मैं क्वाइट फ्रैंकली उनको सिर्फ आगे आके ये बोलती हूँ कि मैंने स्ट्रगल नहीं देखा, मैंने तो आराम देखा है। आप जो स्ट्रगल्स की बात करते हैं वो शायद मेरे मेरे लिए अननोटिस्ड है। मेरे पापा ने वो सारी चीजें अचीव कर ली थी बाय द टाइम आई वाज बोर्न, बाय द टाइम जब मैं ग्रो अप हो रही थी। तो मेरे लिए स्ट्रगल्स, मैंने कभी मेरे पापा को स्ट्रगलिंग फेज पे देखा नहीं, बट हाँ मैंने मेरी मम्मी से काफी सारी स्टोरी सुनी है जहाँ पे मम्मी बताती हैं कि पापा स्कूटर पे आया करते थे ठंड में, ठंड में पापा स्कूटर पे स्कूटर चलाते थे और किट बात बांट के आते थे। या फिर जब मैं छोटी बच्ची हुआ करती थी तब हमारा 1 बेडरूम हुआ करता था, 1 बेडरूम, एक रह के बेडरूम में रहते थे हम लोग। और पापा जब बोलने की, स्पीकिंग की, जैसे स्टेज पे आते हैं और स्पीकिंग की तैयारी करते हैं ना, उस समय पापा इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे बोलने करने में। तो पापा क्या करते थे, पापा रूम लॉक कर देते थे अंदर से, और मेरी मम्मी मेरे को गोद में बैठ के बाहर बैठ जाती थी घर के, और पापा अंदर प्रैक्टिस करते थे बोलने की, करने की। तो ये सारी चीजें मैंने मेरी मम्मी से सुनी है, बट क्वाइट फ्रैंकली इस स्ट्रगल को मैंने नहीं देखा है। मैंने तो सिर्फ नोटिस किया है कि आरसीएम में हुआ क्या और मेरे पास क्या आया। इस आरसीएम सिस्टम की वजह से आज ये अंजलि कोठारी क्या कर पा रही है। इस आरसीएम सिस्टम की वजह से अंजलि कोठारी को जब जब मैं 7th ग्रेड में थी तब मेरे मम्मी पापा ने बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया, और मैं 7th ग्रेड से बाहर पढ़ रही हूँ। 7th ग्रेड से मेरी स्कूल थी, मैंने आपको फोटो दिखा रही थी, मेरी स्कूल की लेफ्ट में जो है वो मेरी स्कूल थी, बिरला इंटरनेशनल स्कूल, बिट्स पिलानी का, आप लोग अगर आप लोग नाम जानते हैं। मेरे पापा की एजुकेशन, मेरी मम्मी की एजुकेशन सालाना 5 रुपए फीस हुआ करती थी, पर मेरी सालाना 7th ग्रेड की सिर्फ फीस हुआ करती थी 7 लाख। तो मतलब मेरी हमेशा से एजुकेशन हमेशा बहुत प्रेस्टीज कॉलेजेस और प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट्स में हुई है। मेरी जो फैशन कम्युनिकेशन की डिग्री थी, फैशन कम्युनिकेशन की डिग्री मैंने एसजी पार्सन से की है। एसजी पार्सन न्यूयॉर्क एक कॉलेज है जिसका वर्ल्ड वर्ल्ड रैंकिंग है, वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग है इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। डिजाइन के लिए सबसे नाम माना जाना मेरा कॉलेज हुआ करता था। वहां पे मेरे मेरे पढ़ाई की, मेरी एजुकेशन हमेशा काफी क्लासी वे से हुई। काफी पापा ने बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए मेरे एजुकेशन के लिए। आपको इन फोटोज के थ्रू शायद पता चल जाएगा कि हमेशा से मेरी अच्छी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई हुई है। आज अब जिस घर में मैं रहती हूँ वो 25 करोड़ का घर है जो मेरे पापा ने आरसीएम की वजह से बनाया है। अगर हमारी लाइफ में आरसीएम होता नहीं तो ये 25 करोड़ का घर भी नहीं हो पाता। ये सब कुछ होने के बाद भी मेरी लाइफ में कुछ कमी ही नहीं थी,
कुछ ऐसा था ही नहीं कि यार मेरे को इस चीज की जरूरत है, मुझे अभी के अभी चाहिए, मेरे मम्मी पापा ने स्ट्रगल कर लिया, मेरे को पैसों की कमी थी। ऐसा कुछ नहीं था मेरे पास। और शुरुआत से जब मैंने आरसीएम देखा भी तो बहुत हेटफुल नजरिए से देखा। जब मैं छोटी बच्ची हुआ करती थी, मुझे अच्छे से याद है कि आरसीएम के लोग है ना हमेशा मुझे परेशान करते थे। मैं छोटी बच्ची हुआ करती थी, मुझे ऐसा लगता था यार बहुत परेशान कर रहे हैं आरसीएम के लोग, क्योंकि आरसीएम के लोग पूरे दिन भर जय आरसीएम जय आरसीएम जय आरसीएम चिल्लाते रहते थे। तो मेरा दिमाग खराब होता रहता था। मैंने बोला यार ये इंसान, ये पागल इंसान है सारे के सारे, इनको क्या चार्जिंग मिल जाती है सिर्फ जय आरसीएम करने से, सिर्फ जय आरसीएम चिल्लाते रहते थे। मैंने बोला वाह चलो ठीक है कोई बात नहीं। पर मेरे पापा भी कुछ कम नहीं थे आरसीएम से रिलेटेड। कुछ भी बात आ जाती थी ना मेरे पापा के पास आरसीएम से रिलेटेड, वो आरसीएम का भूत सवार रहता था उनके सर पे। एक बार क्या हुआ, मेरे मम्मी पापा ने मेरे को शिमला भेजा। शिमला एक स्कूल ट्रिप पे भेजा। स्कूल ट्रिप आप सब लोग के बच्चे जाते ही होंगे तो आप लोगों को पता होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो मेरा शिमला का स्कूल ट्रिप हुआ था और मैं थर्ड ग्रेड में हुआ करती थी, तीसरी क्लास की बच्ची हुआ करती थी उस समय। और मैं उस समय मेरे मम्मी पापा ने मेरे को 200-300 रुपए के साथ भेजा शिमला। और मैं जब शिमला पहुंची तब मेरी बॉस, जब मेरी सॉरी बॉस क्या, मेरी जो क्लास टीचर थी, उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा ये जो 200-300 रुपए तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें जो दिए हैं, इससे तुम तुम्हारे मम्मी पापा के लिए कुछ लेके आ जाओ। तो आप लोग भी यही करते हैं ना, क्वाइट फ्रैंकली सब लोग यही करते हैं। अगर आप लोग राजस्थान आते हैं तो आप राजस्थान में कुछ ना कुछ तो ऐसा देखते हैं जो आप अपने घर वालों के लिए लेके जाते हैं, या फिर शिमला अगर जाएंगे तो आप भी यही करेंगे जो मैंने किया। उस शिमला से मैं मेरे पापा के, मेरी मम्मी के लिए एक बहुत अच्छी शॉल लेके आई थी। मैं जब शॉल लेके आई, मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत प्यार किया। मेरी मम्मी ने बोला इतनी प्यारी बच्ची है, इतना अच्छा गिफ्ट लेके आई है, थैंक यू सो मच, मैं इसको 100% पहनूंगी, आई कांट वेट टू वेयर इट। और मुझे मम्मी ने बोला कि मैं 100% पहनूंगी, और बहुत प्यार किया। उसी शिमला से मैं मेरे पापा के लिए एक पेन लेके आई थी, वुडन कलर का पेन। उस वुडन कलर के पेन को जब मैंने पापा को लाके दिया भिलवाड़ा में, जब पापा को पेन लाके दिया, पापा को दिया पेन, पापा ये लो ये आपका गिफ्ट है, आप मानेंगे नहीं मेरे पापा ने मेरे साथ क्या किया। मेरे पापा ने वो पेन फेंक दिया और बोला ये आरसीएम का पेन नहीं है, मैं यूज नहीं करूंगा। इतना बड़ा भूत सवार था। मतलब उन आप लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, जो कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लगता है ये सुन के कि मुकेश जी कोठारी कितने अच्छे मोटिवेटेड इंसान हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम का यूज करते हैं, आरसीएम के सिवा कुछ या यूज नहीं करते। पर आप लोग ये भूल रहे हैं कि मैं एक छोटी सी बच्ची हुआ करती थी उस समय, मेरे दिल पे क्या गुजरी होगी। मैंने उसी दिन डिसाइड किया था कि अब से, आज से मुकेश कोठारी के लिए जिंदगी में कभी कुछ काम नहीं करूंगी। इतनी नफरत हो गई थी मुझे। और आरसीएम के लोग भी कुछ कम नहीं थे। एक बार 8:30 बजे सुबह हमारे घर पे मीटिंग होने वाली, सुबह 8:30 बजे हमारे घर पे मीटिंग होने वाली थी। कुछ लोग इतने जुनूनी थे, कुछ लोग इतने पागल थे आरसीएम के प्रति, सुबह 5:30 बजे हमारे घर पे आ गए। 8:30 बजे की मीटिंग थी, सुबह 5:30 बजे हमारे घर पे आ गए। तो मैंने हमेशा इसी एनवायरनमेंट में हमेशा मैं पली बड़ी हूँ, और मैं जब ये छोटी बच्ची के नजरिए से जब मैं एनवायरनमेंट देखती थी, मुझे ऐसा लगता था यार ये कुछ भी कर लूंगी जिंदगी में, आरसीएम नहीं करूंगी। कुछ भी कर लूंगी आरसीएम नहीं करूंगी। ये पापा के लिए है, ये बुढ़े लोगों के लिए बिजनेस है, मैं कभी आरसीएम नहीं करूंगी। मुझे पता है अगर आज मेरे को आगे लाइफ में आगे बढ़ना है तो मैं एक करियर पाथ सिलेक्ट करूंगी, करियर पाथ सिलेक्ट करके उसके अंदर नौकरी करूंगी। मुझे हमेशा से लगता था ये भी मेरा करियर पाथ होने वाला है, और क्वाइट फ्रैंकली मैंने इसी करियर पाथ को फॉलो किया इनिशियली। मेरी जब ग्रेजुएशन हो गई थी, जब मेरे पास जब मैंने 4 साल का मेरा कोर्स कंप्लीट कर लिया था यूनिवर्सिटी से, तब मैं सोच रही थी उस दिन, मैं एक दिन, मैं आई थिंक जब मैं जॉब्स में अप्लाई कर रही थी और मैं भिलवाड़ा आ रही हुई थी, तब मैंने मेरे मम्मी पापा को पूछा। एक दिन सुबह बैठ के मेरे मम्मी पापा को चाय पे बैठ के पूछा कि यार पापा, एक अच्छी जॉब कैसी होनी चाहिए, मैं क्योंकि अब एक जॉब करने वाली हूँ, एक अच्छी जॉब कैसी होनी चाहिए। तो उस समय मेरे पापा ने मेरे को बोला कि बेटा तू 2 साल नौकरी करके तो देख, 2 साल नौकरी करके दे, तेरे को पता चल जाएगा कि तेरे काम में और मेरे काम में डिफरेंस क्या है। और आप मानेंगे नहीं, इस लड़की ने 2 साल भी नहीं लिए, इस लड़की ने 1.5 ईयर्स में ही डिसीजन बना लिया था फिर आरसीएम करने का। बट ये पूरी एक स्टोरी है जिसके थ्रू मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ। जब मैं जब मैं जॉब्स ढूंढ रही थी उस समय, क्योंकि मैं फैशन कम्युनिकेशन का मैंने कोर्स किया था। फैशन कम्युनिकेशन का मतलब होता है कपड़ों की मार्केटिंग।
उस सब का मैंने कोर्स किया था। तो मैं जब जॉब्स ढूंढ रही थी उस समय मेरे हाथ में एक कंपनी आई जिसका नाम था रेन ड्रॉप मीडिया, जो काम करती थी पब्लिक रिलेशंस का, पीआर का काम करती थी। पब्लिक रिलेशंस का मतलब एक सेलिब्रिटी की इमेज आपके दिमाग में क्या होनी चाहिए वो एक पीआर डिसाइड करता है। अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो आप सब लोगों ने अमिताभ बच्चन का नाम सुना होगा। आई एम श्योर हम सब लोग जानते हैं अमिताभ बच्चन कौन है। पर जब भी आप अमिताभ बच्चन का नाम सोचते हैं, जैसे ही उनके बारे में सोचते हैं, तो आपके सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? एंग्री यंग मैन। हम सब लोगों के दिमाग में सबसे पहले सोचना ही ये फिक्स कर दिया है हमारे दिमाग में कि सबसे पहले जब भी हम लोग सोचे अमिताभ बच्चन के बारे में, तो हम लोग सोचे कि एंग्री यंग मैन। अगर आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में नहीं आ रहा तो आपको दूसरा पद्मावती फिल्म देखी है आप लोगों ने? पद्मावती फिल्म के बारे में पता ही होगा आप लोगों को। पद्मावती फिल्म बनने से पहले उस फिल्म के ऊपर इतने विवाद हो गए थे, इतना केसेस पे केसेस हुए जा रहे थे। कोई गवर्नमेंट बोल रही थी कि इसको हम हमारे स्टेट में लागू नहीं करेंगे, ये करेंगे, फिल्म को काट देंगे, फिल्म के सॉन्ग को काट देंगे। इतनी सारी कॉन्वर्जेशन हो रही थी। आप सब लोगों को उस समय लग रहा था कि ये तो यार इस फिल्म में कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है, इसकी वजह से इतना सारा बवाल क्रिएट हो रहा है, कुछ ना कुछ तो है, देख के आना पड़ेगा। पर आप लोगों को ये पता नहीं है कि एक्चुअली जो ये फिल्म की पब्लिसिटी कर रहे थे, जो ये फिल्म की मार्केटिंग कर रहे थे, उन लोगों ने डिसाइड किया था ये सब कुछ करवाना। हम लोगों का सब कुछ, ये सब कुछ डिसाइडेड रहता है कि कैसे कैसे आपके मन में एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करें, और क्यूरियोसिटी जैसे ही क्रिएट करें तो आप लोगों को फिल्म देख के आ जाए। और लोगों ने एक्चुअली वही किया। जब इतना बवंडर क्रिएट हो गया पद्मावती के ऊपर, तो एक्चुअली हर जगह फिल्म सोल्ड आउट होने लगी और ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी काम कर गई। तो मेरा ये काम हुआ करता था पीआर में। जब मेरे पास रेंज ऑफ मीडिया की अपॉर्चुनिटी आई थी, मैं शुरुआत में बहुत खुश थी। मुझे ऐसा लगता था कि जिस स्टेज पे लोग बाग पहुंचना चाहते हैं, लोगों का ड्रीम होता है सेलिब्रिटी के साथ काम करना, लोगों का मन बड़ा बड़ा मतलब अच्छा लगता है। जैसे अगर आपके पास में मैं ना अनिल कपूर को बैठा दूं तो आप लोगों को कितना अच्छा लगेगा। आप लोग अनिल कपूर को देखते ही रहोगे, उससे बात करते रहोगे। मेरी ये लाइफस्टाइल हुआ करती थी। मेरा फर्स्ट डे ऑफ जॉब, मेरा पहला दिन जब था ना रेंज ऑफ मीडिया में, मुझे अनिल कपूर के घर पे अकेले भेज दिया गया था उसके साथ चाय पीने के लिए। लोगों का ड्रीम होता है, किसी भी अंकल के पास में शिल्पा शेट्टी को बैठा दो तो अंकल की हंसी एकदम ब्राइट हो जाती है। अंकल बोलते हैं हाँ हाँ मजा आ गया आज तो लाइफ का। ये मेरी लाइफ हुआ करती थी। ये आप सब लोगों के लिए प्रूफ है, क्योंकि कई बार मेरे को क्या लोग बाग बोलते हैं कि आप तो झूठ तो नहीं बोल रहे हो। तो एक्चुअली मैं आपको कहीं ना कहीं वीडियोस में दिखूंगी इधर से उधर घूमते हुए, फिल्म सेलिब्रिटी के साथ काम करते हुए। मेरी फर्स्ट फिल्म जिसके ऊपर मैंने काम किया था एज अ पब्लिसिस्ट थी, वो थी अतरंगी रे। अतरंगी रे में धनुष थे, अक्षय कुमार थे, सारा अली खान था। मेरी जो सेकंड फिल्म थी जिसके ऊपर मैंने काम किया वो थी जर्सी। शाहिद कपूर के साथ थी, मृणाल ठाकुर के साथ मेरी फर्स्ट फिल्म थी, वो सेकंड फिल्म थी। और मेरे को शुरुआत के 6 महीने मेरे काम में इतना मजा आ रहा था कि आप मानेंगे नहीं। मेरी शुरुआत में ही जो सैलरी हुआ करती थी, क्योंकि मैं इतने बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ के आई थी, मेरी एजुकेशन अच्छी थी और मेरा इंटरव्यू हमेशा अच्छा गया वगैरह, तो मेरी जो सैलरी हुआ करती थी ना, वो सैलरी ही शुरुआत में क्लोज टू 1 लाख हुआ करती थी। मैं 22 साल की लड़की थी, अकेली बॉम्बे रहती थी, और मैं उस समय इतना कमाती थी, अपनी इतनी छोटी सी एज में 1 लाख रुपीज कमाती थी। तो मुझे अपने ऊपर, अपने आप के ऊपर उस समय प्राउड होता था कि चलो जो भी कर रही हूँ अभी, जो भी मैंने लाइफ में चालू किया है वो अच्छा ही है। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे मम्मी पापा से मुझे छुटकारा मिल गया। अब मेरे मम्मी पापा मेरे सर पे बैठ के तबला नहीं बजा सकते, क्योंकि अब मैं खुद का पैसा कमा रही हूँ और मैं अकेले रहती हूँ, बाहर कर रही हूँ, अपना जो भी पढ़ रही हूँ वो अकेले कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि छुटकारा मिल गया, अब जो भी हूँ मैं ही हूँ। पर मैं धीरे धीरे अपने काम में इतनी अच्छी होने लगी कि मेरा 6 महीने बाद फिर से प्रमोशन लग गया। और आप सब लोग यहाँ पे बैठ के सोच रहे होंगे कि ये झूठ बोल रही है, 22 साल की तो तेरी एज थी, तेरा 6 महीने बाद फिर से प्रमोशन लग गया है, इसका मतलब 1 लाख से ऊपर कमा रही थी तू, झूठ बोल रही है। बट एक्चुअली ऐसा सच है। मैं इतना अच्छा काम सीख गई थी 6 महीने में। आप लोग ये भूल जाते हैं कि आप लोग, कई लोग, जितने भी लोग काम करते हैं ना, जब आप जॉब करते हैं तो आप लोग फॉर्मल सेक्टर्स में जॉब करते हैं। फॉर्मल सेक्टर में डिसाइडेड रहता है कि आपकी
बाय द एज ऑफ दिस ईयर, आप जब इस साल के हो जाएंगे तब आपकी इनकम इतनी होगी, जब आप रिटायर होंगे तब आपकी सैलरी इतनी होगी, और आपको पेंशन में इतना पैसा मिलेगा। ये सारी चीजें आप लोगों के लिए डिसाइडेड रहती है एक फॉर्मल सेटअप में। पर मैं मीडिया में काम करती थी। मीडिया में एज मैटर नहीं करता, एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, उसमें तो आपका सिर्फ काम मैटर करता है। तो जब तक आप अच्छा काम करते हो आपकी सैलरी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती, बढ़ती जाती है। मेरी जो मैनेजर ने, जिसने मेरे को हायर किया था ना, उससे ज्यादा सैलरी हो गई थी मेरी 6 महीने में, क्योंकि मैं काम में इतनी अच्छी थी। फिर भी मैंने बोला कि अच्छा चलो ठीक है, अभी प्रमोशन लग गया है। मैं बहुत खुश थी मेरे प्रमोशन से, मुझे ऐसा लगा कि बस जिंदगी में जो चाहिए था वो मिल गया। अगर अभी मेरी सैलरी इतनी है तो जब मैं पापा की एज की हो जाऊंगी तब मेरी सैलरी कितनी हो जाएगी। बट मैं एक चीज भूल गई। मैं ये चीज भूल गई थी कि अगर मेरे को प्रमोशन दिया है, अगर मेरी कंपनी ने मुझे प्रमोशन दिया, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कंपनी चाहती है कि मैं ज्यादा काम करूं। वो मेरे से क्या डिमांड करना चाह रहे हैं, मेरे से मेरा टाइम ही तो डिमांड करना चाह रहे हैं। धीरे धीरे जैसे ही मेरा प्रमोशन लगा था ना, मैं मेरी लाइफ क्यों जी रही थी, किसके लिए कर रही थी, काम किसके लिए कर रही थी, क्या जरूरत थी, मुझे किसी भी चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं रही। मैं रोज सुबह 8 बजे घर से बाहर निकलती थी और रोज रात में 3 बजे घर पे आती थी। रोज रात में 3 बजे। सारे सेलिब्रिटीज होते ही ऐसे हैं, उल्लू, रात में ही जग के काम करते रहते हैं, सारे के सारे उल्लू। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि यार, ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं कर रही, मैं काम कर रही हूँ और मुझे उस चीज के पैसे भी मिल रहे हैं। पर अगर मेरे को पैसे मिल रहे हैं, अगर मैं काम कर रही हूँ, और अभी तो मेरी लाइफ की इनिशियल स्टेज है, और अभी से ही मेरी हालत है, जब मैं पापा की एज में पहुंचूंगी तब मेरी जॉब में तो हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। क्यों ऐसा है कि इतने साल काम करते हुए भी आज मेरे पापा के पास टाइम है और मेरे पास टाइम, क्यों ऐसा है? अगर मेरे को जॉब में पैसे भी मिल रहे हैं तो मेरे पापा के मुकाबले मेरे को पैसे मिल रहे हैं क्या? मेरे पापा के सामने तो मैं मूंगफली के दाने जितना पैसा कमा रही थी उस जॉब में। जब ये चीज मुझे रियलाइज हुई, मुझे समझ में आया कि यार, मेरी जॉब में मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे खुद के लिए टाइम नहीं है, मेरे मम्मी पापा के लिए पास टाइम नहीं है। मैं किस लिए कर रही हूँ ये जॉब, उस चीज की मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं रही थी। उस दिन मुझे इस चीज की समझ आई कि शायद शायद जो ये लड़की आरसीएम से हेट करती थी ना, जो लड़की आरसीएम से नफरत करती थी, उस लड़की के रियलाइजेशन में उस दिन मुझे समझ में आया कि शायद मेरे पापा जो काम करते हैं वो मेरे से तो अच्छा ही। क्योंकि मेरे पापा जब भी काम करते हैं ना, बहुत लगन के साथ मेहनत करके प्यार करते हैं, बहुत प्यार के साथ, बहुत डेडिकेशन के साथ। वो प्यार, लगन, डेडिकेशन मेरे पास तो रही नहीं थी मेरी जॉब में। क्या होती है डेडिकेशन? जिस चीज को मैं इतना प्यार करती थी उस चीज से नफरत होने लगती थी मुझे। मुझे ऐसा उस दिन लगा कि हाँ यार, पापा जो काम करते हैं वो अच्छा ही है। अब ये नहीं पता कि मेरे लिए है या नहीं है, पर जो भी काम करते हैं वो पापा, वो उनके लिए वो अच्छा ही है। ये एक एग्जाम्पल मैंने डाला था कि मेरी जब सैलरी हाई भी हो गई थी और मेरी बॉस मेरे से एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं बहुत ज्यादा काम करूं, तो इलॉन मस्क ने क्या, एक बार अपने जितने भी जो पोस्ट के वर्कर्स हैं, जो भी उसकी कंपनी में काम करते हैं लोग बाग, उनको ये ईमेल भेजा था कि कैसे जब आपकी सीनियोरिटी बढ़ जाती है तब आपको है ना और ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो मेरी बॉस ने मेरे को ये भेज दिया, ये सेम फोटो मेरे को मेरी बॉस ने भेजा और बोला कि अगर आप तो ऊपर वाले लेवल पे हो तो आपको और काम करने लगेगा। और मैं मनी मन सोच रही हूँ कि यार, इससे ज्यादा काम क्या होता है? अगर मेरे पास सोने के लिए टाइम नहीं है, खाने के लिए टाइम नहीं है, जीने के लिए टाइम नहीं है, तो और कहाँ से टाइम लाऊं इस जॉब के लिए? मुझे ये चीजें समझ में नहीं आती थी। और ये मेरा फर्स्ट रीजन था, ये मेरा फर्स्ट रियलाइजेशन था, जब मेरे को समझ में आया कि हाँ, आरसीएम कुछ ना कुछ तो अच्छी चीज ही। क्योंकि आरसीएम में जो लोग भी काम करते हैं ना, बहुत लगन के साथ, हंसी के साथ, प्यार के साथ काम करते हैं। उस चीज का मेरे को रियलाइजेशन हुआ। सेकंड चीज, ये मेरा सेकंड रियलाइजेशन है जो मेरे को हुआ थ्रू आउट, मतलब 1 साल के बाद, जब मेरी 1 साल की नौकरी हो चुकी थी, ये मेरे को 1 साल के बाद रियलाइज हुआ। और ये, आप मानिए या नहीं मानिए, मेरा सबसे बड़ा रियलाइजेशन था। आज अगर मैं इधर बैठी हुई हूँ आप लोगों के सामने, अगर इस अंजलि कोठारी को ये रियलाइजेशन नहीं होता ना, तो ये अंजलि कोठारी यहाँ पे आती ही नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई,
आपको सरल सी भाषा में समझाऊं, अगर एक एग्जाम्पल दे के समझाऊं तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे, जब आप छोटे बच्चे हुआ करते थे उस समय आप लोग सोचते थे कि यार एक दिन जब मैं बड़ा होऊंगा, एक दिन जब मैं बड़ी होंगी, तो एक दिन देखना मेरा सारा काम एक कंप्यूटर करने लगेगा, एक रोबोट करने लगेगा। ऐसी सोच हम सब लोगों के दिमाग में थी। ऐसी सोच जब बुढ़े से बुढ़े लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनकी एज बहुत ज्यादा है, उन लोगों के भी मन में ये बात तो थी, ऐसा सोच था। पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आज सोच नहीं रही है, ये ऐसा हो रहा है। ऐसा अभी हो रहा है, ये सोच नहीं रही है। आज जितना भी काम, जो भी काम एक इंसान कर सकता है वो एक कंप्यूटर भी कर सकता है। और अगर अभी उसका एक जॉब का रिप्लेसमेंट जिसमें इंसान की जरूरत है और अभी तक उसका रिप्लेसमेंट एक रोबोट नहीं आया है, तो आने वाले 5 सालों में आइए देखना, 100% आपकी रिप्लेसमेंट बन जाएगी एक रोबोट। मेरे काम में भी मेरे साथ यही होने लगा। मैं जब नौकरी करती थी तो कई बार मेरे को आर्टिकल्स लिखने पड़ते थे जो आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते थे। उस आर्टिकल को लिखने में मेरे को मिनिमम 2 दिन तो लगते ही थे। मिनिमम मतलब कम से कम 2 दिन तो लगते ही थे। मैक्सिमम मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा अगर मैं स्ट्रेच भी कहूँ तो मेरे को 10 दिन भी लग जाते थे इस काम में, आर्टिकल लिखने में। उस आर्टिकल को लिखने में इतना टाइम क्यों लगता था? क्योंकि पहले मेरे को मूवी देखनी पड़ती थी, रिसर्च करनी पड़ती थी, सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेना पड़ता था, इंटरव्यू लेने के बाद मेरे को लैपटॉप खोल के लिखना पड़ता था, लिखने के बाद मेरी बॉस मुझे मेरा आर्टिकल अप्रूव करके देती थी। बॉस अप्रूव करती थी तब जाके एडिटर अप्रूव करता था, जो भी न्यूज़पेपर का एडिटर था वो अप्रूव करता था। इन सब काम में मैं घिस जाती थी, पिट जाती थी, इतना टायरिंग काम हुआ करता था। पर 1 साल बाद मेरी लाइफ में एक ऐसा सॉफ्टवेयर आया जिसका नाम था चैट जीपीटी। उस चैट जीपीटी ने मेरी पूरी लाइफ को A to Z ही टर्न कर दिया। आप सब लोग गूगल को जानते होंगे। गूगल को अगर आप बोलेंगे कि 2+2 क्या होता है, तो गूगल आपको सीधा आंसर नहीं देता है कि 2+2 क्या होता है। गूगल आपको सिर्फ लिंक्स देता है कि 2+2 4 होता है, ये दूसरा लिंक दिया उसके अंदर भी 4 लिखा हुआ है, तीसरे लिंक में हंसी मजाक में वो बोल देगा 2+2 22 भी होता है। गूगल में लिंक्स मिलते हैं। बट चैट जीपीटी में ऐसा नहीं होता। चैट जीपीटी में जैसे आप अपने ब्रदर से बात कर रहे हो, अपने भाई से बात कर रहे हो, अपनी बहन से बात कर रहे हो, वैसे चैट जीपीटी आपसे बात करता है। मैं चैट जीपीटी को जाके सिर्फ बोलती थी कि देखो भाई ऐसा ऐसा आर्टिकल लिखना है, ऐसी ऐसी फिल्म है, ऐसा ऐसा इंटरव्यू आया है। इतना अच्छा आर्टिकल लिखता था, इतना अच्छा आर्टिकल लिखता था कि कभी मेरी बॉस ने उसे डिसअप्रूव ही नहीं किया। एक भी बार डिसअप्रूव नहीं किया। आज जो मेरा 2 दिन का काम था ना, जो 2 दिन का काम था, वो आज अंजलि कोठारी के लिए 5 मिनट का काम बन गया। और आप सब लोगों की नौकरी में आप सब लोगों के साथ यही होने वाला है। सब लोगों के साथ यही होने वाला है। आप लोग यहाँ पे बैठ के सोच रहे हैं कि यार मैं तो एक टीचर हूं, मेरी नौकरी कैसे ही कोई कंप्यूटर कर लेगा। क्या केरला में ऐसी रोबोट नहीं आई है जो टीचर है? वो क्या सिर्फ पलके झपकाती है, ऐसे ऐसे पलके झपकाती है और वो एब्सेंट प्रेजेंट मार्क कर लेती है, फोटो खींच लेती है और एब्सेंट प्रेजेंट मार्क कर लेती है। हर बच्चे को इतनी अच्छी तरीके से समझाती है कोई भी कॉन्सेप्ट कि बच्चे के दिमाग में जाते ही जाता है। तो टीचर की नौकरी भी जाने वाली है। अगर आप फार्मर हैं तो इसराइल ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया था, अभी वॉर से पहले एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया था जहां पे पूरे फार्म में सिर्फ रोबोट्स काम करते थे। वो रोबोट हर गली गली जाता था, गली गली देखता था कि क्या एक पेड़ को कितने पानी की जरूरत है, कौन सा बीमारी हो रही है, उसको पेस्टिसाइड डाल देता था। फ्रूट को हाथ लगा के चेक कर लेता था कि अब इसको फ्रूट को तोड़ना जरूरी है। उल्टा ये तो छोड़ो, पैकिंग और डिलीवरी भी खुद ही कर देता था वो रोबोट। कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे आप सब लोगों की नौकरियां आप सब लोगों के हाथ से जाने वाली है। ये रियलिटी है। मेरा एक फ्रेंड था। मैं जब नौकरी ज्वाइन कर रही थी, मेरा एक फ्रेंड था टेस्ला का, अगर आप लोगों ने नाम सुना है, मेरे एक फ्रेंड की नौकरी टेस्ला में लगी थी। जब उसकी नौकरी टेस्ला में लगी थी तब वो बहुत खुश था कि मेरी मल्टीनेशनल कंपनी में मेरी जॉब लग गई। बट आप मानेंगे नहीं, 1 साल बाद उसको उसकी नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उसकी नौकरी का रिप्लेसमेंट था।
उसकी नौकरी का रिप्लेसमेंट अमेरिका में एक रोबोट था। इंडिया में अभी तक ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रोक लगा दी की हुई है एआई को फुल्ली कमर्शलाइज करने के ऊपर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रोक लगा दी थी, इसलिए हम लोग घर पे बैठ के सोच रहे हैं यार कुछ नहीं हो रहा, मेरी जॉब कहीं नहीं जाएगी। मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ, बीजेपी की सरकार आए या कांग्रेस की सरकार आए, समाजवादी की पार्टी की सरकार आए, आम आदमी की सरकार आए, किसी की भी सरकार आए, वो बोलेंगे आप लोगों को जॉब्स दे देंगे, जॉब्स दे देंगे, पर गेस व्हाट, कोई आपको जॉब्स नहीं दे पाएगा क्योंकि जॉब्स है ही नहीं देने के लिए। आप सब लोगों की नौकरियां आप सब लोगों के हाथ से चली जाएगी। और जब ये मेरे को चीज रियलाइज हुई कि शिट, अभी तो मेरी नौकरी का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है जो एक कंप्यूटर कर सकता है, धीरे धीरे मेरी सारी नौकरी कब एक कंप्यूटर करने लग जाएगा मुझे भी नहीं पता चलेगा। और ऐसा हो रहा है, धीरे धीरे ऐसा हो ही रहा है। हम लोग इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट, अगर आप लोगों को पता है इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम हाई है अभी। लोगों के पास नौकरी नहीं है क्योंकि नौकरियां है ही नहीं देने के लिए। कोई भी आके प्रॉमिस कर देगा, नौकरियां है ही नहीं। जब मुझे ये चीज रियलाइज हुई, मैंने बोला कि बेटा अंजलि, तू अपने आप को 5 साल दे दे, 5 साल दे। 5 साल तो तेरी नौकरी कहीं नहीं जा रही है, बट 5 साल बाद कहीं ना कहीं चली जाएगी। तब तक तू अपने आप को एंजॉय कर, अपनी लाइफ एंजॉय कर। तेरे को क्या लेना देना, तेरे पापा कमा रहे हैं वहां, चलो ठीक है कोई बात नहीं। पर मेरे को क्या मन में टेंशन लग रही थी मेरे पापा की। मैं सोच रही थी यार हमारे घर के तो करता धरता है हमारे पापा, अगर पापा नहीं हुए तो और कौन, मैं अंजलि कोठारी भी नहीं हो पाएगी ना, रेखा कोठारी, कोई कुछ नहीं, किसी के पास कोई काम नहीं, इनकम कैसे आएगी। मैं टेंशन में आने लगी और मैं रिसर्च कर रही थी। और मेरे रिसर्च के थ्रू मुझे एक चीज पता चली कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसी है जो कभी कोई कंप्यूटर आपके हाथ से ले ही नहीं पाए, कभी कोई कंप्यूटर आपके हाथ से नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को लॉजिकल चीजें समझ में आती, कंप्यूटर को सिर्फ लॉजिक समझ में आता है। पर गेस व्हाट, जब आप इंसान से बात करते हो ना, तो इंसान से जब आप बात करते हो तो ह्यूमन इमोशंस जुड़े हुए होते हैं उसके अंदर। और इमोशंस के अंदर लॉजिक नहीं होता। कोई इंसान कैसा सोच रहा है, ऐसा क्यों सोच रहा है, उसके पीछे कुछ रीजन नहीं होता। इसलिए बिजनेस हमेशा इलॉजिकल होता है। इसलिए कोई सा भी रोबोट आ जाए, कोई सा भी कंप्यूटर आ जाए, जब डायरेक्ट सेलिंग का बेस ही ह्यूमन इंटरेक्शन है, ह्यूमन इमोशंस है, जब तक आप मेरे से बात नहीं करोगे, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, तब तक डायरेक्ट सेलिंग हो ही नहीं सकती। तो कैसे कभी कोई कंप्यूटर आपके हाथ से आपकी डायरेक्ट सेलिंग की नौकरी ले जाएगा? सोचने वाली बात है कि नहीं, है ना? अगर आपके दिमाग में अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। मैं एक दिन क्या हुआ कि मैं चैट जीपीटी एक एआई सॉफ्टवेयर है, और मैं चैट जीपीटी से एक बार बोल रही थी कि देखो भाई, चैट जीपीटी भैया, मैं ना एक सेमिनार में जा रही हूँ और मेरे को सेमिनार में है ना डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करनी है, तो आप मेरे लिए पूरी स्पीच लिख दो। चैट जीपीटी ने मेरे को स्पीच लिख दी। या आपको आपके सामने आपको स्पीच दिख रही है, चैट जीपीटी ने पूरी स्पीच लिख दी। आप मानेंगे नहीं, चैट जीपीटी ने चैट एंड, जब ये एंड नहीं होने वाली थी ना, जब पूरी स्पीच एंड होने वाली थी, चैट जीपीटी ने क्या बोला? चैट जीपीटी ने एंड में बोला कि देखो भाई, जो भी है, डायरेक्ट सेलिंग काम जो है ना, यही एक ऐसा काम है जो मैं नहीं कर सकता, बाकी आप लोगों को करना पड़ेगा। ये ऐसा काम है जो कभी कोई एआई, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो अगर अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया तो क्या आपके दिमाग में कुछ लोचा नहीं है? क्या आपको आपके दिमाग का सीटी स्कैन नहीं कराना चाहिए? मुझे 100% मुझे लगता है कि जिसको भी अभी तक ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है ना, उनको सीटी स्कैन की सख्त सख्त जरूरत है अभी तक, अगर उनको इस चीज की समझ नहीं है। जो कंप्यूटर खुद ही बोल रहा है, एआई खुद बोल रहा है कि देखो भाई, डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छा काम है और ये ऐसा काम है जो कभी मैं आपके हाथ से नहीं ले पाऊंगा, तो कोई बुद्धू इंसान ही होगा जो ये चीज समझ नहीं पाएगा। जब मुझे ये चीज समझ में आई, मैंने बोला बेटा अंजलि, 2 साल में तो तेरे को डायरेक्ट सेलिंग करनी ही पड़ेगी, पापा के साथ आना ही पड़ेगा, आरसीएम करनी ही पड़ेगी, फ्यूचर तो यही है। तब मैंने डिसाइड किया कि हाँ चलो ठीक है, मैं अब, क्योंकि अब मेरे को समझ आने लगी है, मैं समझने लगी हूँ कि ऐसा जब भी कोई इंसान कोई काम पिक करता है तो फ्यूचरिस्टिक काम होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ में काम होना चाहिए।
आने वाले कल में क्या होने वाला है उसको अभी समझ लेना एक ग्रेट लीडर की पावर होती है। जब मुझे ये चीज समझ में आई मैंने बोला हाँ, आगे पीछे मैं आरसीएम करूंगी, इसलिए मुझे आरसीएम के प्रति पॉजिटिव होना जरूरी है। और उस समय से मैं थोड़ा जानकारी लेने लग गई थी, मैं पापा के साथ थोड़ा इन्वॉल्व होने लग गई आरसीएम में, कैसे काम होता है क्या होता है, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली समझ में आ गया था कि अगर मेरे को एक सिक्योर फ्यूचर चाहिए, अगर मेरे को अपनी जिंदगी बनानी है, तो आरसीएम से बेटर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर भी इस लड़की ने कभी ऐसा दिमाग नहीं लगाया कि अंजलि कोठारी है ना इतना जल्दी आरसीएम कर लेगी। मैंने तो अपने आप को 5 साल का नोटिस दिया था ना, 5 साल दिए थे अपने आप को कि अंजलि कोठारी 5 साल और काम कर ले। फिर क्या हुआ इस अंजलि कोठारी की लाइफ में कि आधे साल में ही इस अंजलि कोठारी ने डिसीजन बना लिया कि करना है जिंदगी में तो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम करना है। इसकी स्टोरी कुछ और है। आप सब लोग शायद प्रियंका चोपड़ा को जानते होंगे। सब लोग जानते हैं प्रियंका चोपड़ा को। बहुत बड़ी स्टार है, अमेरिका में जाके बहुत इंडिया का नाम रोशन किया है उसने। और उसकी जो इंडिया में रेप्यूटेशन काफी अच्छी है। तो जब मैं पीआर की नौकरी करा करती थी, तब पीआर में मेरी जो फर्स्ट क्लाइंट थी वो प्रियंका चोपड़ा हुआ करती थी। प्रियंका चोपड़ा 1 मार्च 2023 को इंडिया आई थी किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। जो वो प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए आई थी, तो बहुत बड़ा इवेंट था, बहुत बड़ा इवेंट था जहाँ पे बहुत सारे पब्लिसिटी के लोग बाग आने वाले थे, हर तरह के जर्नलिस्ट आने वाले थे, हर तरह का बिजनेसमैन आने वाला था। और क्योंकि इतना बड़ा इवेंट था, तो मेरी बॉस ने मेरे को बोला कि इतना बड़ा इवेंट होने वाला है ना, तो प्रियंका चोपड़ा को तो तुम है ना एक स्लिप, पूरी एक स्क्रिप्ट दे देना, उसको बोलना कि इसके अलावा और कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि अगर आप हर कुछ ही बोल दोगे तो हर कुछ ही लिख देंगे कोई भी। एनीवेज, इवेंट चालू हुआ, मेरी बॉस भी मेरे साथ फ्रंट रो में बैठी हुई थी, मैं और मेरी बॉस बात कर रहे थे। प्रियंका चोपड़ा स्टेज पे आई, प्रियंका चोपड़ा ने बात करनी चालू की, उसने बात करनी चालू की, वो कर रही बड़बड़ 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 बात करनी चालू की। और बोलते ही बोलते प्रियंका चोपड़ा ने कुछ ऐसा बोल दिया जो प्रियंका चोपड़ा को नहीं बोलना चाहिए था। प्रियंका चोपड़ा ने बोल तो दिया। मेरी बॉस ने उसी समय जब प्रियंका चोपड़ा स्पीच दे रही थी, मेरी तरफ स्लो मोशन में टर्न किया और मेरी तरफ इतनी जोर से सबके सामने चिल्लाया, मेरा दिमाग खराब हो गया। जो मेरी मिस्टेक भी नहीं थी उसके ऊपर मेरी बॉस ने मेरे ऊपर इतना चिल्लाया। सारे बॉस होते ही ऐसे हैं, खड़ूस कहीं के सारे बॉस, खड़ूस। सारे बॉस का नेचर ही वो होता, खड़ूस कहीं के सारे। मेरे को इतना रुलाया, जो मेरी मिस्टेक भी नहीं थी। मैं मन ही मन वहां पे बैठ के सोच रही थी, यार प्रियंका चोपड़ा का खुद का मुंह है, प्रियंका चोपड़ा जो बोलना चाहेगी वो बोल लेगी। अब मैं तो ऐसा नहीं। ठीक है। आपकी आवाज बंद हो गई अंजलि। हेलो। नो इट्स ओके, कंटिन्यू। कहाँ तक सुना आप लोगों ने? प्रियंका चोपड़ा का मुंह है, बस उसके बाद पॉज हो हाँ। गया था। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। तो मैं सोच रही थी प्रियंका चोपड़ा का खुद का मुंह है यार, प्रियंका चोपड़ा बोल सकती है उसको जो बोलना है। अब मेरी क्या मिस्टेक है इन सब चीजों के बीच में? मेरी बॉस ने मुझे इतना रुलाया। उस दिन मैंने है ना काजल और मस्कारा डाल रखा हुआ था आंखों में, मेकअप कर रखा हुआ था। इतना रुलाया, जब रोते हैं ना तो काजल और मस्कारा दोनों साथ में आता है, काला काला फेस हो जाता है। अगर किसी ने कभी किसी भालू की शक्ल देखी होगी, तो मेरी शक्ल भालू से रिजेंबल कर रही थी उससे। मैं एकदम भालू की तरह लग रही थी, एकदम काली काली शक्ल हो गई थी, रूस गई थी, खाने का मन नहीं था तो मैंने खाना भी नहीं खाया। मैंने काम खत्म किया और मैं एक रेस्टोरेंट में गई खाना खाने। और मैंने फिर वहां से रेस्टोरेंट में पापा को फोन किया और रोते रोते पापा को बोला कि पापा, यार मैं क्यों काम कर रही हूँ, किसके लिए काम कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को बहुत ज्यादा नफरत हो रही है मेरे काम से, मेरी बॉस रोज मेरे ऊपर चिल्लाती रहती है। आप मेरे को बताओ, अगर मैंने आज अभी के अभी डिसाइड किया आरसीएम करने का, तो क्या आप मेरे साथ खड़े रहोगे, क्या आप मेरे को आरसीएम करने दोगे? पापा ने मेरे को बोला कि तू अभी के अभी नौकरी छोड़ और आरसीएम करना चालू कर। ये मैंने बोल तो दिया। लोगों को बहुत खुशी हो गई कि अंजलि कोठारी आरसीएम करेगी, पापा ने सबको बता भी दिया अंजलि कोठारी आरसीएम करेगी। पर दिन ही में जब मैं सुबह उठी, तब मेरे को बैठ के ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि शिट, मैंने बोल क्या दिया, मैं आरसीएम करूंगी, मैं आरसीएम नहीं कर सकती भाई, अभी मैं नहीं कर सकती, मेरी तो जॉब है वगैरह। तो अब क्या, मैं बैठ के प्लान बनाने लग गई। मैं एक प्लान बनाने लगी कि कैसे अब पापा को झांसे में डालूं,
कैसे पापा को समझाऊं कि आरसीएम करना नहीं था, वो तो इमोशंस में आके मैंने ऐसा बोल दिया। एनीवेज, जैसे जैसे मैं जॉब की तरफ जा रही थी, तब मेरे पापा ने मेरे को फोन किया, मेरे को बोला कि बेटा तूने बोला था तू आरसीएम करेगी। मैंने बोला हाँ पापा, मैंने बोला था मैं आरसीएम करूंगी। तो पापा ने मेरे को बोला कि ऐसा कर, 17 मार्च 2023 को मेरी नाला सुपारा में एक मीटिंग है, ऐसा कर तू भी आ जा। ये 17 साल बाद मैं पापा की किसी सेमिनार में जा रही थी। आप लोगों को बताया ना, इतनी नफरत थी मेरे को मेरे पापा के सेमिनार से, आरसीएम से। मैं 17 साल बाद पापा के किसी सेमिनार में जा रही थी। जब मैं उस सेमिनार में गई, मुझे अच्छे से याद है, लोग बाग चिल्ला रहे थे, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। मैंने बोला यार, जिस चीज से तो मैं पीछे भाग रही थी वहीं पे ही आ गई। मैं तो जय आरसीएम से पीछे भाग रही थी, जय आरसीएम में ही बीच में आके कूद गई। फिर भी मैंने बोला वाह चलो ठीक है, काम डाउन करो अपने आप को, कोई बात नहीं, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो। मैं ऐसा सोच रही थी उस समय। ऐसा ही होता है मेरे साथ सेमिनार में, बहुत सारे लोगों के चेहरे ऐसे देख लेती हूँ जिनको जबरदस्ती बैठाया देते हैं, और वो भी एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। वैसे मैं चेहरे है ना देख के बता देती हूँ कि ये है ना, इस इंसान को जबरदस्ती बैठा रखा हुआ है। एनीवेज, मुकेश कोठारी की बेटी को भी जबरदस्ती बैठाया गया था किसी सेमिनार में। सेमिनार चालू हुई, एक लीडर है मैं सपना बाफना, जो स्टेज पे आई और वो स्टेज पे आके बोलने लगी कि डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत कैसे डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत यूएस में एक लड़की ने की थी। डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत यूएस में एक लड़की ने की थी। उन्होंने ये बात बोली और वो बात मेरे साथ स्टे कर गई। मैंने बोला कि अगर एक डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत एक लड़की ने की है और ये लड़की से चालू हुआ है, तो क्यों ऐसा है कि हम लोग आरसीएम में लड़कियों को ज्यादा देखते नहीं है। एक भी ऐसी फीमेल कोर लीडर नहीं है जो आगे आए हैं बात कर रहे हैं। तो क्यों ऐसा है कि आरसीएम में ऐसा नहीं देखती। फिर भी मैंने बोला यार मारो गोली, मेरे को क्या लेना देना, मेरे को थोड़ी ना आरसीएम करना है। मैंने तो सेमिनार सेमिनार खत्म हुई उसी समय, जब सेमिनार खत्म होती तो आप में से कई लोग पापा से मिलने आते हैं, फोटो खींचने आते हैं, बात करने आते हैं ना, तो मेरे साथ भी यही हुआ। सेमिनार खत्म हुई, मुझे अच्छे से याद है, एक लड़की मेरे पास आई। उस सेमिनार में एक लड़की मेरे पास आई है, सेमिनार एंड होने के बाद। और वो लड़की मेरे पास आके बोलने लगी कि दीदी, आपकी लाइफस्टाइल कितनी अच्छी है, आप कितनी अच्छी तरीके से जिंदगी जिंदगी जी पाते हो। आज आप वो हर एक वो काम कर सकते हो जो एक लड़का कर सकता है। आपकी लाइफ मुझे देख के बड़ा अच्छा लगता है, आप जिस तरह से लाइफ जीते हो, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में मेरे को ऐसी फ्रीडम मिले। और उस दिन मुझे वो पर्पस मिला मेरी लाइफ का। उस दिन मुझे समझ में आया कि शिट, आज मैं जो भी लड़की हूँ, जैसी भी लड़की हूँ, जो भी कर सकती हूँ, सिर्फ और सिर्फ आरसीएम की वजह से कर सकती हूँ। अगर मेरे पापा के पास आरसीएम नहीं होता, अगर मेरे पापा एक साधारण सी नौकरी करते, 750 रुपए की जो उनकी नौकरी हुआ करती थी, अगर मेरे पापा उसी नौकरी में लग जाते, तो क्या आप लोगों को लगता है कि अंजलि कोठारी यहाँ पे आ पाती। अंजलि कोठारी यहाँ पे है ही इसलिए क्योंकि अंजलि कोठारी के पापा ने स्ट्रगल करके आरसीएम में ऐसा काम किया, अंजलि कोठारी को ऐसा बेस दिया, ऐसी अपब्रिंगिंग दी जहाँ पे अंजलि कोठारी आज अकेले जा सकती है, स्टेज पे खड़े होके बात कर सकती है। मैं इंटरनेशनल इंटरनेशनल आउटसाइड ऑफ इंडिया अकेले घूम के आ जाती हूँ। और ऐसा इसलिए क्यों हुआ, आप लोग ये समझिए कि मैं राजस्थान की लड़की हूँ। रेस्ट ऑफ इंडिया में तो ना, बाकी के पूरे इंडिया में तो शायद लड़कियों को थोड़ी फ्रीडम रहती है बाहर निकलने की, बट राजस्थान में ऐसा नहीं होता। राजस्थान में लड़कियों को और घूंघट में रखते हैं, बाहर नहीं निकलने देते। मैं उस राजस्थान की लड़की हूँ और वही काम करती हूँ जो आज एक लड़की को करना अलाउड है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पापा ने आरसीएम में अपनी उनकी जर्नी चालू की। उन्होंने आरसीएम के थ्रू इतने सारे लोगों से मिले, इतने सारे लोगों से मिले, हर एज के लोगों से मिले, इतना एक्सपीरियंस हो गया। और एक्सपीरियंस के बाद ये तो पता चल गया कि आज आज अगर दुनिया को आगे बढ़ाना है, आज अगर देश को आगे बढ़ाना है और फैमिली को आगे बढ़ाना है, तो एक लड़की का भी आगे बढ़ना उतना ही जरूरी है। आज लड़की को आगे बढ़ना इंपॉर्टेंट है। एक एक लीडर के अंदर एक लीडर के अंदर 16 गुण होते हैं। मेरे पापा हमेशा बोलते हैं एक भी लीडर के अंदर 16 गुण होते हैं। उन 16 गुण में से 13 गुण हर लड़की के अंदर पहले से ही होते हैं। वो गुण क्या होते हैं, एक लड़की हमेशा पहले से विजनरी होती है। जब आपके घर में एक बेटी पैदा भी नहीं होती, उससे पहले आप उस लड़की की शादी के लिए
प्रिपरेशन करना चालू कर देते, उसके लिए सोना खरीदना चालू कर देते। एक लड़की हमेशा विजनेबल विजनरी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। आप जो भी काम करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हैं। ऐसा भी नहीं होता कि आज जितनी भी लड़कियां यहाँ पे आरसीएम करती हैं वो आरसीएम करने के साथ साथ अपना घर भी संभालती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ संभालती है। आप सब लोगों का एक स्माइलिंग फेस होता है, लड़कियां क्या सुंदर दिखती हैं, स्माइल और पोलाइट पोलाइट होती है, कंसिस्टेंसी के साथ आप अपने घर पे काम करते हो, किसी भी चीज को पकड़ लेते हो तो काम करते हो, किसी का भी ध्यान रखना होता है तो कंसिस्टेंसी के साथ ध्यान काम करते हो। हर एक लड़की एक अच्छी कम्युनिकेटर होती है, फीलिंग समझती है हर एक लड़की की एक इंसान के साथ क्या गुजरती है, क्या बीतती है। आप एग्जाम्पल देते हो, आप एक एग्जाम्पल बन जाते हो अपने बच्चियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि अगर माँ बनना चाहती हूँ फ्यूचर में तो मेरे को मेरी मम्मी की तरह माँ बनना है। तो हर एक लड़की के अंदर मोस्टली वो गुण होते ही होते हैं, वो सारे गुण होते हैं जो एक लीडर के लिए जरूरी है, एक लीडर बनने के लिए जरूरी है। बस एक गुण जिसके अंदर लड़कियां पीछे रह जाती हैं वो ये होता है, ये गुण है कि लड़कियां बहुत ज्यादा ओवरली इमोशनल होती है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है लड़कियां। तो इसलिए शायद वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है, प्रोफेशनल डिसीजन बनाने में थोड़ी पीछे रह जाती है। बट वो उन सब चीजों के ऊपर काम हुआ जा सकता है। कहते हैं कि हर लड़के को ये सारी चीजें डेवलप करनी पड़ती है, ये सारी क्वालिटीज डेवलप करनी पड़ती है। पर हर लड़की के अंदर ये क्वालिटीज डेवलप हो ही सकती है। अगर एक लड़का ये 16 के 16 गुण डेवलप कर सकता है तो एक एक लड़की क्या तीन बाकी के तीन गुण डेवलप नहीं कर सकती? 100% कर सकती है। जब मुझे ये चीज समझ में आई, मैंने बोला कि मुझे ये रियलाइजेशन है कि आज मैं जो भी हूँ सिर्फ और सिर्फ आरसीएम की वजह से हूँ। आज मैं जो भी कर सकती हूँ आरसीएम की वजह से कर सकती हूँ। और अगर इस अंजलि कोठारी की लाइफ सिर्फ और सिर्फ इस आरसीएम की वजह से 360 डिग्री एंगल से चेंज हो सकती है, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंजलि कोठारी की तरह बाकी सारी लड़कियों की भी लाइफ 360 डिग्री एंगल से चेंज हो जाए? हो सकता है ना? अगर मेरे साथ हो सकता है तो मेरे पापा ने तो मेरे को वो बेस क्रिएट करके दे दिया। आप भी अपने बच्चों के लिए वो बेस क्रिएट कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। मैं फॉर्चुनेट हूं कि मैं मुकेश कोठारी की डॉटर हूँ। मेरे पापा ने स्ट्रगल्स करके, मेरे पापा ने कुछ भी नहीं हुआ करता था हमारे पास, कुछ भी नहीं। मेरी मम्मी उस बैकग्राउंड से आती है जहाँ पे पापड़ बेचते थे वो लोग सड़क पे। मेरी मम्मी पापड़ बना के बेचती थी सड़क पे, और मेरे पापा की जो सिंपल 700 रुपए की नौकरी हुआ करती थी। इस बैकग्राउंड से आते हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि स्ट्रगल्स नहीं रहे होंगे लाइफ में? ऑफ कोर्स स्ट्रगल थे। आज इस डिजिटल डिजिटल एज में शायद बहुत इजी हो गया है काम करना, बहुत इजी हो गया है हर लड़की के लिए। आज काम करना बहुत आसान बन गया है, क्योंकि दुनिया आपको आपके फोन पे मिल रही है, एक पूरी दुनिया आपको अपने फोन पे मिल रही है। जब मेरे पापा मम्मी ने काम करना चालू किया था तब ये सब कुछ नहीं था। तब लोगों को जाके बताना पड़ता था। बहुत स्ट्रगल किए हैं लाइफ में, बहुत ज्यादा देखा है मेरे मम्मी पापा ने, तब जाके स्टेज पे पहुंच पाए हैं। और क्योंकि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, आज हम लोग इतने एडवांस है। आज लड़कियों को तो बाहर निकलने के लिए हर माँ बाप अलाउ कर देता है। आजकल हर लड़की को एजुकेशन कंपलसरी है, हर लड़की को माँ बाप पढ़ाते ही पढ़ाते हैं। तो अगर हमारे पास एजुकेशन है तो क्यों हम उस एजुकेशन का यूज नहीं करें? और लड़कियों के लिए आरसीएम से बेटर और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि यही एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आप घर पे बैठ के पति का ध्यान रखते हुए, आपने अपने मम्मी पापा का ध्यान रखते हुए इतना सारा पैसा कमा सकते हैं कि आप अपने हस्बैंड को एक इंटरनेशनल टूर पे ले जा सकते हैं। आपको अपने हस्बैंड की वेट करने की जरूरत नहीं। आप अगर ये सब लोग सोचें तो मेरे को ये काम करने की क्या जरूरत है, मुझे आरसीएम करने की जरूरत है, मुझे नौकरी भी करने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता मुझे कुछ करने की जरूरत है। बट मुझे इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे को पढ़ाया है। किस लिए पढ़ाया है? ताकि मैं एक काबिल इंसान बन सकूं, एक काबिल लड़की बन सकूं, कुछ ना कुछ आगे कर पाऊं, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहूं, इंडिपेंडेंट बनूं। मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है। और जब हर एक लड़की को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ जाएगी ना, तो उनकी उनकी फैमिली इतनी आगे बढ़ेगी, देश इतना आगे बढ़ेगा। इसलिए जब मैंने इन सब चीजों के बारे में सोचा, मैंने सोचा कि अगर इस अंजलि कोठारी की लाइफ में सिर्फ आरसीएम की वजह से ये चेंज आ सकता है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं फुल टाइम आरसीएम करूं, और वही प्लेटफॉर्म जो मुझे मिला है वो बाकी सारी लड़कियों को मिले। 17 मार्च को जब पापा की सेमिनार थी, 17 मार्च को पापा की सेमिनार खत्म हुई,
19 मार्च 2023 मैंने मेरी कंपनी में पेपर्स, रेजिग्नेशन पेपर डाले, और 1 मई 2023 से मैंने आरसीएम में फुल टाइम काम करना चालू कर दिया। और आज अभी मैंने आप सब लोगों के सामने आके मेरे 3 रीजन बताए कि क्यों आरसीएम करना चाहिए। जब आप इन सारी चीजों के बारे में गौर करेंगे, थोड़ा सोचेंगे, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये सिर्फ मेरे 3 रीजन नहीं थे, ये आप सब लोगों के 3 रीजन थे। क्योंकि सब लोगों की नौकरी सबको परेशान करती है, सब लोगों की नौकरियां सब लोगों के हाथ से जाने वाली है। और विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण आज सिर्फ एक लड़की का काम नहीं रहा है, लड़कों का भी इक्वल काम बन गया है। आज हर लड़के की लाइफ में कोई ना कोई तो लड़की है ही। क्या तो वो उनकी वाइफ हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, उनकी डॉटर हो सकती है, बहन हो सकती है। हर एक लड़की की लाइफ में एक लड़की है जिनको वो ये सिस्टम समझा सकते हैं और आगे ले जा सकते हैं। लड़कियां कई बार क्या, हम लोग के बारे में क्या ज्यादा कोई बात नहीं करता है। आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियां, आरसीएम खुद एक ऐसी कंपनी है जो विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर इतना फोकस कर दिया। आज हम लोग इस प्रोग्राम में क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि आरसीएम को रियलाइज है, हम सब लोगों को रियलाइजेशन है कि लड़कियों को आगे बढ़ाना जरूरी है इस बिजनेस में। हम सब लोगों को रियलाइजेशन है। और जितनी बड़ी कंपनियां, अगर आप लोगों को पता है, 8 मार्च को इवेंट हुआ था विमेन्स डे के ऊपर, विमेन्स डे पे, जब जहाँ पे स्मृति ईरानी आई थी, बहुत बड़ा इवेंट हुआ था विमेन को सेलिब्रेट करने के लिए नेटवर्किंग में। तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात कर रही है। लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक इंडिपेंडेंट होना, फ्रीडम होना। वो फ्रीडम, इंडिपेंडेंस आप सब लोगों को आरसीएम में मिलेगी। जब मुझे ये चीज समझ आई, मेरे पास इनफ रीजंस थे आरसीएम करने के, और उसी दिन मैंने मेरे पेपर्स डाल दिए और आरसीएम में फुल टाइम काम करना चालू कर दिया। ये मेरे ही रीजंस नहीं है, ये आप लोगों के भी रीजंस हैं, सिर्फ मेरे ही रीजंस नहीं है। मैं तो कब से आप लोगों को मेरी स्टोरी नहीं सुना रही थी, मैं कब से आप लोगों को आपकी खुद की स्टोरी सुना रही थी। आशा है कि आप सब लोगों को आपकी खुद की स्टोरी सुनने में बड़ा मजा आया होगा।